नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने आर्थिक विकास, कोविड वैक्सीनेशन और महिला सशक्तिकरण के मामले में भारत की उपलब्धियां गिनाई। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक कारोबार, कृषि, वित्त कला और एआई स्वास्थ्य सेवा में मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका की तुलना एआई से की। मोदी ने कहा कि एक एआई तो इंडिया अमेरिका भी है, इसमें भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। पहले व्हाइट हाउस, फिर संसद के दोनों सत्रों को संबोधित किया। 22 जून का दिन भारत अमेरिका के रिश्ते के लिए इतिहास बन गया। पूरा अमेरिका मोदी में नजर आया। हर तरफ मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। अमेरिकी संसद की संयुक्त सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया। मोदी के संबोधन के दौरान मोदी मोदी के नारों से गूंजता रहा कैपिटल हिल। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका जीवंत लोकतंत्र है और दोनों मिलकर दुनिया को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। Being a citizen of a vibrant democracy, myself, I can admit one thing, Mr. Speaker, you have a tough job. पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद को भारत की उपलब्धियों के बारे में बताया। इससे पहले व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी कैबिनेट से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध 21वीं सदी में सबसे निर्णायक रिश्तों में से एक हैं। पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में वापस स्वागत है। मैं यहाँ राजकीय यात्रा पर आपकी मेजबानी करने वाला पहला व्यक्ति बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन का दिल से धन्यवाद करता हूँ। 3 दशक पहले साधारण नागरिक के तौर पर यूएस आया। व्हाइट हाउस को तब सिर्फ बाहर से देखा था। यह पहली बार है जब व्हाइट हाउस के दरवाजे इतनी बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों के लिए खोल दिए गए। But I am delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा बयान जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर उठाया और अल्पसंख्यकों पर भी अपनी बात रखी। द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यकों के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होता। लोकतंत्र हमारा डीएनए है। लोकतंत्र हमारी रगों में है। हम लोकतंत्र जीते हैं। भारत संविधान से चलता है और सरकार उसी से चलती है। भेदभाव की बिल्कुल भी जगह नहीं है।
व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम समझौते हुए। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दूसरे दिन अमेरिका की GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बीच फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का समझौता हुआ। इसके तहत अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे। पहले GE इन्हें सप्लाई करती थी। इसके अलावा जिन चीजों पर समझौते हुए हैं उसमें ड्रोन प्रीडेटर MQ-9 डील को मंजूरी, भारतीयों के लिए आसान होगी H-1B वीजा प्रक्रिया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए $80 करोड़ का होगा निवेश। 2024 तक अमेरिका की मदद से एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS भेजा जाएगा। अमेरिका ने भारत में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का ऐलान किया। भारत ने भी अमेरिका में एक मिशन खोलने का फैसला लिया। ये समझौते, ये भव्य स्वागत, ये जोश, ये उत्साह बन रहा है। ये समझौते, ये भव्य स्वागत, ये जोश, ये उत्साह बता रहा है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता अब एक नई मंजिल की ओर निकल चुका है, जहां एक दूसरे के प्रति विश्वास है, सहयोग है और दुनिया को बेहतर भविष्य देने का भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो दोनों देश मिलकर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा, प्रवक्ता BJP, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। हमारे साथ मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक, जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत स्वागत मैम। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा आपसे ही है सर, भारत की दोनों महत्वपूर्ण सीमाओं पर जिस तरह से अस्थिरता है उसमें सैन्य निगरानी तकनीक एक अहम फैक्टर है। रीपर ड्रोन को लेकर हुई डील को आप किस तरीके से देखते हैं? रेशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। देखिए, जब से हमने आर्म फोर्सेस में कदम रखा था, मैं 1974 की बात कर रहा हूँ, तभी से हम लोगों की जब भी किसी एक बड़े मंच पे डिस्कशन होती थी तो हम लोगों का एक आम धारणा होता था कि इंडिया 2 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा के लिए तत्पर रहेगा। ये गा शब्द लगता था जी। लेकिन जब हम सर्विस से निकल गए थे 2009 में, तो उसके बाद से ये जो गा था ये कंटिन्यू रहा कुछ दिन के लिए। लेकिन जब मोदी सरकार आई, हमें थोड़ा सा अचूक महसूस होता था कि सरकार हमारे समय में क्यों नहीं आई जी। क्योंकि उसके बाद जो आर्म फोर्सेस में जो बदलाव आया वो बदलाव अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले लगभग 2 दशक में आर्म फोर्सेस की बड़ी अवहेलना हुई है। हमारा जो मॉडर्नाइजेशन था वो लगभग 20 साल पहले जा चुका था जी। लेकिन इस सरकार के आने के बाद जी। जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं, तीनों क्या, 3 तो आप जानते ही हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एक और है स्ट्रेटेजिक फोर्स, वो उसमें भी जो डेवलपमेंट हुआ है, इंक्लूजन हुए हैं, उसे देख के आज के दिन में हमारा छाती जो है ना वो फूल जाता है। जी, मतलब आप भी मानते हैं कि मोदी राज में बहुत कुछ बदला है और सब कुछ अच्छा हुआ है। मंजू जी भी हमारे साथ हैं। जी मंजू जी, भारत अमेरिका संबंध पिछले कुछ वर्षों में अनिश्चित रहे, लेकिन आज इतने महत्वपूर्ण पड़ाव पर दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने आगे बढ़कर इसे सामान्य किया और दोनों देश महत्वपूर्ण तकनीकी डील पर पहुंचे हैं। आप इस पूरी एक्टिविटी को किस तरीके से देखते हैं? एक नई दिशा में और नए बदलाव से आगे दोनों के रिश्ते और एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। जैसे कहा जा रहा है गेम चेंजर है, हिस्टोरिक मोमेंट है, बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है। और चूंकि हमारे रिलेशनशिप काफी सालों से बढ़ते आ रहे हैं एक डायरेक्शन और बीच में थोड़ा सा आता रहता है ऊपर नीचे देशों के बीच में, लेकिन इस वक्त
राइट टाइम राइट प्लेस का सब ये एक मिलाप हुआ है सो टू स्पीक। और यूएस को भी लग रहा है कि उनके लिए इंडिया इम्पोर्टेंट है, इंडिया को भी लग रहा है इम्पोर्टेंट है। जैसे कहा गया कि शेयर्ड वैल्यूज हैं, दोनों डेमोक्रेसीज हैं। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कि जो स्टेटमेंट दिया, कंपेयर किया, जो चीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उन्होंने कहा कि चीन यूएस के रिलेशनशिप में वो जो ट्रस्ट है वो नहीं है जो इंडिया में है, इंडिया के साथ है, इंडिया यूएस रिलेशनशिप में, और दोनों डेमोक्रेसीज हैं। तो एक अहम स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। और हम देख रहे हैं बाईपार्टीजन सपोर्ट है पूरी कांग्रेस में दोनों साइड से। और जो उनका जॉइंट एड्रेस था पीएम मोदी का, कैसे उसका स्वागत किया गया, कैसे उसको अप्रिशिएट किया गया। आई थिंक ये एक नई चीज है, एक नया हम देख रहे हैं माहौल जो बिल्कुल बहुत कुछ नया देख रहे हैं, एक नया माहौल हम अमेरिका में देख रहे हैं। और कह सकते हैं कि पूरा अमेरिका जो है वो इस वक्त मोदी में हो रखा है। गौरव जी, डिफेंस से स्पेस तक, डिप्लोमेसी से H-1B वीजा तक मोदी की ये अमेरिका यात्रा इतिहास में दर्ज हुई है। इसे भारत अमेरिका संबंध के क्रम में याद किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसे सिर्फ भारत और अमेरिका के संबंध के दृष्टि से ही देखना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। ये पूरे विश्व के परिदृश्य को बदलने वाला मोमेंट है, क्योंकि पूरे विश्व में मानवतावादी शक्तियां और विशेष करके लोकतांत्रिक देशों के लिए एक निर्णायक मोड़ है। एक तरफ जहां पेंडेमिक के बाद चीन के ऊपर से विश्वसनीयता पूरे विश्व की कम होती चली गई और घटती चली गई, और अब तो एक दिन पहले बाइडेन साहब ने यह भी कह दिया कि जिनपिंग साहब तो डिक्टेटर है। इस तरह के जब संवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं, वहीं रूस और यूक्रेन का जो आपसी युद्ध है उसने दुनिया को कहीं ना कहीं खतरे में डाला है, मुसीबत में डाला है। और भारत की जो विश्वसनीयता है, जिस तरीके से हमने वैक्सीन मित्र योजना के अंतर्गत 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई, भारत की मानवतावादी जो अप्रोच है उससे भारत को तकनीक और आयुध के आधार पर मजबूत करना बहुत ही आवश्यक था। और अमेरिका इस दृष्टि से देख रहा था, और भारत कहीं ना कहीं अपने आयुध के क्षेत्र में रूस के ऊपर निर्भर था, फ्रांस के ऊपर निर्भर था। और दुनिया की दो जो बड़े प्रोग्राम है एविएशन के, चाहे वो सैफ्रॉन ग्रुप के हों, यूरोप के और फ्रांस के, या फिर जी के हों, तो मुझे लगता है कि आज भारत दोनों के साथ बेहतर तालमेल बना करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ काम कर रहा है। और ये ड्रोन की लेने की बात हो, या फिर जेट इंजन की बात हो, या फिर सेमीकंडक्टर की बात हो, ये सब ऐसे निर्णायक फैसले हैं। बिल्कुल, बहुत निर्णायक फैसले हैं। न सिर्फ भारत के भविष्य को बनाएंगे बल्कि सबकी नजरें अब हमारे ऊपर टिकी हुई हैं। बीएन झा जी, HAL के साथ मिलकर अमेरिकी कंपनी जेट का इंजन भारत में बनाएगी। यह निर्णय रक्षा समझौते में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इससे हमारी रक्षा जरूरतें और आकांक्षाएं कैसे ट्रांसफॉर्म होंगी? देखिए, आज के दिन में हम ये एक्सेप्ट कर लें कि तेजस एयरक्राफ्ट, LCA एयरक्राफ्ट भारत के लिए एक मेन स्टे बनने वाला है। जैसे हम लोगों के पास में पहले MiG-21 हुआ करता था, इसी तरह से तेजस के बहुत सारे स्क्वाड्रन बनेंगे, क्योंकि ये हमारी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है। और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ी खूबी एक होती है कि इसको आप अपने मनमाने ढंग से इसको अपग्रेड कर सकते हैं किसी भी समय। इसके लिए आपको कोई और खर्चा, मतलब जो विदेशों से MOU होता था, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं करना है। ये हमारी अपनी आंतरिक समस्या है, इसको हम करते रहेंगे। तो आने वाले दिनों में जितने भी LCA के स्क्वाड्रन होंगे, सब में ये जो इंजन है, हम लोग जाते हैं यूजुअली 1.6 से 1.8 एक एयरक्राफ्ट के लिए लगभग 1.5 से 2 इंजन ये चाहिए होता है। क्योंकि जब एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग होती है, जब स्ट्रिप अप होता है, वो 3rd लेवल या 4th लेवल सर्विसिंग हम लोग उसको बुक कहते हैं, तो इंजन वहां से निकाल ली जाती है। और आज के दिनों में ये जो 404 इंजन है, ये यहाँ से अमेरिका चल जाती है, क्योंकि हमारे पास में वो 3rd स्टेज और 4th लेवल सर्विसिंग का हमारे पास में फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगा यहाँ पे, तो वो भी स्ट्रिप ऑफ जो पूरा होगा वो यहीं पे होगा। और जो समय हमारा जाता है कि एक एयरक्राफ्ट जब AOG हो आती है, ग्राउंड पे रह जाती है, तो आपकी मारक क्षमता कम हो जाती है, तो उसमें बहुत फायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब पूरी की पूरी एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनेगी, टेक्नोलॉजी आपके यहाँ पे है, आप अपना इंजन उसमें लगाइए, आपका अपना मार्केट तो है ही। कल के दिनों में इसी LCA को बाहर वाले खरीदने के लिए तत्पर रहेंगे। यहाँ तक कि अमेरिका भी जानता है कि ये छोटा सा एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये आज के दिन में 4.5G कहते हैं, जनरेशन 4.5, उसका
उस क्लास का, उस ग्रेड का एवियोनिक्स में लगा हुआ है, तो इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। तो बहुत अच्छी एयरक्राफ्ट ये है और आने वाले दिनों में ये मेन स्टे होगा। और जब इंजन बननी शुरू हो जाएगी, अभी 404 और उसके बाद 404 की लगभग 90 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट होती है वो होगी, जो कि LCA को रिक्वायर्ड है। और आने वाले दिनों में जो LCA Mark 1A या LCA Mark 2 बनेगा, उसके लिए 414 का लगभग 110 किलो न्यूटन का, 115 किलो न्यूटन का जो इंजन होगा थ्रस्ट का, वो उसके लिए बहुत उच्च होगा। तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा एविएशन के फील्ड में। और इंडियन जो आत्मनिर्भरता को लेके जो मोदी जी जा रहे हैं उसके सपक्ष में। जी, ये तो यहाँ पर बात हुई तकनीक को लेकर, लेकिन अमेरिका की अगर बात की जाए तो कई और विशेष पहल उसने की है भारत के साथ अपने रिश्तों को मंजूजी प्रगाढ़ करने के लिए। अमेरिका की विशेष पहल ही कहा जाएगा कि बाइडेन ने अपने खास और वहां के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस के मेयर रहे एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत बनाकर भेजा। उसके बाद चीजें देखी जाए तो बदलनी शुरू हुई हैं। बिल्कुल, उन्होंने अहमियत दिया इस रिलेशनशिप को। और जो क्लोज उनके थे एरिक गारसेटी, उनको ही चाहते थे वो यहाँ आने के लिए। तब थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हुआ, काफी दिन यहाँ पे कोई उनके एम्बेसडर नहीं रहे, चार्जी अफेयर्स थे। तो ये भी एक फाइनली उनको कन्विंस किया, कांग्रेस को भी उन्होंने, और कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और सब समझ गए हैं। और इसलिए उन्होंने ये पहल की कि इन्हीं को भेजा जाए। और हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है रिलेशनशिप पे, क्योंकि एम्बेसडर का होना एक लेवल अलग होता है और इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए उन्होंने उसको वो अहमियत दी कि इंडिया में फुल फ्लेज एम्बेसडर चाहिए। और ये विजिट भी होने वाली थी, कार्ड पे थी, काफी दिनों से डिस्कस हो रही थी। और G20 के लिए भी उनका समिट में आने की संभावना है प्रेसिडेंट जो बाइडेन की। तो ये एक और बहुत और चीजें भी उन्होंने जो हम देख रहे हैं पूरे विजिट के लिए, पहले में जो याद नहीं आ रहा कि इतनी हमेशा रहती है, एक रहता है, लेकिन इस दफा जो एक एटमॉस्फेरिक जो यूफोरिया बना हुआ है पूरे उस माहौल में, अगर देखेंगे उन्होंने एड्रेस से कांग्रेस को भी, वहाँ पे भी बहुत इनोवेशन हो रहा था। क्योंकि एक माहौल जो इस वक्त बना है फेस्टिविटी का और एक यूफोरिया का, वो बहुत ही मुझे लगा एक पॉजिटिव चीज है। और जो वहाँ पे जो स्टेट मैसेजिंग जा रही है कि इंडिया ओपन ऑल द नो स्टॉप्स काइंड ऑफ स्टॉप ट्रीटमेंट दिया, नो स्टॉप्स का। तो एक खुल के उन्होंने सारी चीजें की जो है, अपने आप ही वीजा ने ले लीजिए। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, अभी जो ग्रुप कैप्टन साहब कह रहे थे कि ड्रोन्स का यहाँ पे और असेंबली होगी और इंजन यहाँ मैन्युफैक्चर होगा। तो उसमें दोनों में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात की गई है, कोलैबोरेशन की तो बात है ही। तो ये और कंपोनेंट्स यहीं से सोर्स किए जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी इन्होंने एक इनिशिएटिव दिया है उनकी तरफ से भी, जो उनके हित में है ऑफ कोर्स, बट इंडिया के हित में। जी बिल्कुल सही बात है। और दोनों देशों के बीच जो पॉजिटिव चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं कैप्टन साहब जो कि आप जानते ही हैं कि पूरी तरीके से नाराज हैं, पूरे तरीके से खफा हैं, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं पाते हैं। बीएन झा जी, वॉशिंगटन पोस्ट ने आज हेडिंग लगाई है भारत यूएस डील चीन को शांत लेकिन बड़ा संकेत है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऋषि जी, आप कुछ देशों की ही क्यों बात करते हैं? हमारे देश में जो पिछले 2-3 दिन में जो हम जिस तरह से संवाद देख रहे हैं, तो कल तो मुझे लग रहा था कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं आपको बता दूं, तो कल मुझे लग रहा था कि एक बीमारी फैली है जिसमें 3 सिम्टम्स हैं। सबसे बड़ा सिम्टम जो है वो स्लीपलेसनेस, काफी सारे लोगों की, लगभग 30% लोगों की भारत में भी नींद हराम हो गई है। दूसरी एक जलन जो हो रही है, पता नहीं कहाँ क्या क्या हो रही है, वो जलन के मारे लोग बेचैन हैं। और तीसरी इंडाइजेशन हो रही है। इंडाइजेशन में 3 चीजें होती हैं। एक तो बर्पिंग कहते हैं, हवा का छूटना, दूसरा कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता है, तीसरा लूज मोशन होता है। ये सारी चीजें हम जैसे जो संवाद चल रहे हैं सोशल मीडिया में, लगता है कि बहुत सारे लोग इससे सफर कर रहे हैं। तो आज के दिन में जो बाहर से खबर आ रही है, देखिए चीन का नाराज होना तो मुमकिन है, वो समझ में आती है, क्योंकि उनको सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अगर इंडिया सशक्त होगा, खास करके डिफेंस फील्ड में न्यूअर टेक्नोलॉजी से, इंडो यूएस कॉपरेशन से,
तो सबसे बड़ा असर पड़ेगा इसमें चीन को। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को इधर नहीं देख पाएगा। और दूसरा आप जानते हैं पाकिस्तान तो आप छींकेगा उससे भी उसको तकलीफ होगी, आप एक कदम आगे बढ़ाइएगा उससे भी तकलीफ होगी। तो चीन और पाकिस्तान ही क्यों सर, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत लोगों को परेशानी है, खास तौर पर विपक्षी दल इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आखिरी सवाल गौरव जी। जी हाँ बिल्कुल, विपक्षी दल कहाँ से संतुष्ट होंगे। देखिए, कांग्रेस की सरकार होती थी, सीके जाफर शरीफ रेल मिनिस्टर हुआ करते थे और इसी यूएस के साथ एक समझौता किया था जनरल मोटर के साथ, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजन, डीजल इंजन दोनों जो अब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी थी पूरी दुनिया से विस्थापित हो चुकी थी, उसका इन्होंने सौदा किया था और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो पाई। भारत का पैसा खर्च हो गया और उसमें इनको इस्तीफा देना पड़ा, वो घोटाला हो गया। तो अब घोटाले नहीं होते। आज सही मायने में, सही सेंस में इंडिया फर्स्ट का जो नारा है प्रधानमंत्री जी का, आज देखिए यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट नहीं है भारत की, यूएस का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन भारत आज ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, आयात कम करता है वहां से। तो आज बढ़ता हुआ भारत है, ताकतवर भारत बिल्कुल ताकतवर भारत है, बढ़ता हुआ भारत है, और ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरा विश्व आज देख रहा है कि भारत किस तरीके से प्रगति के पथ पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।